मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा। हम फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का सेकंड पेपर हिस्ट्री ऑफ इंडिया कालखंड 1000 से 1707 इसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा विषय है अकबर महान, जिनका कालखंड है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में रविवार को अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में हुआ था। उनके पिता का नाम हुमायूं तथा माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। हुमायूं की स्थिति इस समय काफ़ी दयनीय थी, अतः अकबर के जन्म के उपलक्ष्य में हुमायूं ने कस्तूरी के टुकड़े अपने साथियों में बांटते हुए कहा था कि अपने पुत्र के जन्म के इस अवसर पर केवल मैं यही भेंट आप लोगों को दे सकता हूँ। मैं आशा और कामना करता हूँ कि जिस तरह से इस खेमे में इस कस्तूरी की सुगंध फैल रही है, उसी तरह से मेरे पुत्र की यश और कीर्ति किसी दिन इस संसार में फैलेगी। हुमायूं ने अपने पुत्र का नाम अकबर रखा था, जिसका अर्थ होता है कि अत्यंत महान या श्रेष्ठ। अकबर शिक्षा के प्रति उदासीन थे। अबुल फजल के अनुसार उनका पवित्र हृदय और पवित्रता कभी बाहरी ज्ञान की ओर उन्मुख नहीं हुई थी। अब हम देख लेते हैं अकबर का राज्य अभिषेक। 24 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। उस समय अकबर बैराम खां के साथ कालानौर नामक स्थान पर संघर्ष कर रहा था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव का कथन है कि बैराम खां ने 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कालानौर में ही ईंटों के एक चबूतरे पर अकबर का राज्याभिषेक करवा दिया था। तत्पश्चात अकबर को 17 फरवरी को दिल्ली में सोने के सिंहासन पर बिठाया गया और राज्याभिषेक की खुशी में शानदार आयोजन किए गए थे। अहमद यादगार ने इस दरबार के बारे में एक घटना लिखी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। बैराम खां ने बहुत बड़ा जलसा किया और एक बहुत बड़ा शामियाना रेशम से सजाया गया था, जो ऐसा मालूम होता था मानो स्वर्ग से बसंत के प्रारंभ होने पर वाटिका में सुंदर फूल खिले हों। फिर बैराम खां ने घोषणा की, यह बादशाह सलामत के शासन का प्रारंभ है, यानी कि अकबर के शासन का। अकबर अल्पायु था, अतः बैराम खां ने उसके संरक्षक के रूप में काम करना स्वीकार किया था। अकबर की कठिनाइयाँ। अकबर बादशाह तो बन गया था और बैराम खां संरक्षक भी बन गया था, पर अकबर की कठिनाइयाँ राज्यारोहण के बाद कम नहीं थीं। अनेक विषम कठिनाइयों का उसको सामना करना पड़ रहा था, जो मैं आपको अब बता रही हूँ। मुगल राज्य की दशा अस्त व्यस्त थी और अनेक दावेदार राज्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो रहे थे। ये तो हर बादशाह के समय ऐसा होता आया है। दूसरा, पंजाब में सिकंदर सूर, आगरे पर हेमू और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग पर मोहम्मद आदिल शाह सूर का अधिकार था और अब वे दिल्ली आगरा पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। फिर अकबर के संबंधी भी उसके पक्ष में नहीं थे। सौतेला भाई मिर्ज़ा हकीम और चचेरा भाई सुलेमान मिर्ज़ा उस अकबर के विरुद्ध षड्यंत्र रचने में व्यस्त ही रहा करते थे। इसके अलावा दिल्ली तथा आगरे के आसपास अकाल उस समय पड़ गया था और स्थिति बहुत ज़्यादा विकट हो गई थी। तो इन संकटों में बैराम खां ने अपनी योग्यता और चतुराई से और बाहुबल से अकबर को विभिन्न संकटों से बचा लिया था और शासन को सुरक्षित कर लिया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, ये अब मैं आपको बता रही हूँ।
अब इसमें हमको थोड़ा सा ये ज़रूर जान लेना है कि पानीपत के युद्ध से पूर्व आदिल खां सूर के मंत्री हेमू ने तारदी बेग को पराजित कर दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था। उसने अपना राज्याभिषेक उत्सव दिल्ली में मनाया तथा विक्रमादित्य की उपाधि स्वयं ही धारण कर ली। मुगल सेना बैराम खां के नेतृत्व में पानीपत के मैदान में जा पहुंची। वहां हेमू भी लगभग 1 लाख सैनिकों के साथ मुकाबला करने के लिए पहुंच गया। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हेमू व मुगल सेनाओं के बीच पानीपत का यह द्वितीय युद्ध हुआ था। मुगल सेना बैराम खां के नेतृत्व में युद्ध कर रही थी। हेमू हवाई नामक हाथी पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में पहुंचा था। उसने एक ही धावे में अधिकांश मुगल सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी आंख में तीर जा लगा और वह अचेत होकर गिर पड़ा और तब अफगान सेना में भगदड़ मच गई। हेमू इस समय बेहोश हो गया और अफगानों में एक तरह से जो था अस्त व्यस्तता की स्थिति हो गई थी। युद्ध में विजयश्री मुगलों के हाथ लगी। डॉक्टर R.P. त्रिपाठी का कथन है कि हेमू की पराजय अकबर के लिए तो एक दुर्घटना थी और अकबर की विजय अकबर के लिए एक दैवीय संयोग थी। घायल और बंदी हेमू को अकबर के सामने पेश किया गया। डॉक्टर S.R. शर्मा का कथन है कि बैराम खां ने अपनी तलवार निकाली और भरे दरबार में एक ही वार से हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये कथन डॉक्टर S.R. शर्मा का है। वहीं दूसरी तरफ अहमद यादगार का एक कथन भी है कि हेमू का सिर धड़ से अलग कर अकबर ने ही किया था, यानी कि हेमू का सिर धड़ से अलग अकबर ने किया था। 2 अलग अलग तर्क दिए गए हैं। हेमू का सिर काटकर काबुल भेज दिया गया था और उसका धड़ दिल्ली के एक दरवाजे पर लटका दिया गया था। यानी कि जो हेमू का सिर है किसने धड़ से अलग किया, इस बात पर विद्वान एकमत नहीं है। बदायूनी और अबुल फजल के अनुसार हेमू का वध अकबर ने नहीं बल्कि बैराम खां ने किया था। ये एक तरह से विवादास्पद विषय है, पर हम बाद में बदायूनी और अबुल फजल के कथन को संभवतः सत्य मान सकते हैं। पानीपत का युद्ध भारत के इतिहास की एक महान घटना थी। इसने भारत के भाग्य का निर्णय दूसरी बार मुगलों के पक्ष में दिया था। अफगानों की इस पराजय और हेमू की मृत्यु हो जाने से भारत में पुनः हिंदू राज्य या पठान राज्य स्थापित होने की आशाएं पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और एक बार वापस से मुगल साम्राज्य पूरे जोश खरोश के साथ हिंदुस्तान में स्थापित हो गया था। अकबर के द्वारा दिल्ली और आगरे पर अधिकार और संरक्षक बैराम खां का पतन, अब ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद अकबर ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। उसके सैनिकों ने मेवात पर अधिकार जमा लिया। आगरा दिल्ली मेवात का स्वामी बनने के बाद अकबर ने अपने आप को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। अब इतनी स्थिति चल रही थी, बैराम खां लगातार अकबर के साथ सहयोग कर रहा था संरक्षक के रूप में, और अचानक से बैराम खां का पतन हो गया। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि इसके मध्य क्या कारण रहे थे जिसकी वजह से बैराम खां का पतन हो गया था। बैराम खां का पतन अकबर के शासनकाल की एक प्रमुख और दुखद घटना है। वह एक ईरानी शिया मुसलमान था जो बाबर के समय भारतवर्ष में आया था। उसने हुमायूं की प्रशंसनीय सेवाएं दी थीं। S.R. शर्मा मानते हैं कि उसने सुख और दुख में हुमायूं का साथ दिया और बहुत कम लोग उसके स्वामी भक्ति की बराबरी कर सकते हैं। हुमायूं स्वयं भी एक बार कहा था हुमायूं ने, हमारे परिवार में बैराम खां के समान कोई दीपक नहीं है। बैराम खां के सहयोग से ही हुमायूं अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने में सफल हुआ था। अकबर ने बैराम खां की सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे
सरिंद की जागीर और खान बाबा की उपाधि प्रदान की थी। अकबर प्यार से उसे खान बाबा ही कहा करते थे। हुमायूं की मृत्यु के बाद भी बैराम खां की राज्य भक्ति में कोई अंतर नहीं आया था। हुमायूं की मृत्यु के बाद भी उसने अकबर को सिंहासन पर बिठा दिया और संकट काल में मुगल साम्राज्य को नष्ट होने से बचाया ही था। उसने अकबर की प्रारंभिक कठिनाइयों में अकबर को विजय दिलाई। तत्पश्चात बैराम खां के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने पानीपत युद्ध का निर्णायक युद्ध में विजय प्राप्त की। इसके परिणाम स्वरूप अकबर ने अपने पिता द्वारा छोड़े गए राज्य को पुनः प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त सिकंदर सूर को परास्त करने में, ग्वालियर, अजमेर, जौनपुर प्रदेश जैसे इनको विजय करने में बैराम खां ने अकबर को सैनिक सहयोग दिया था और सहायता की थी। बैराम खां ने 4 वर्ष, ये समझ लीजिए 1556 से 60 तक अकबर का वह संरक्षक बना रहा था। आगे चलकर बैराम खां ने जैसे जैसे शासन आगे बढ़ा 1560 से समझ लीजिए, तो बैराम खां स्वेच्छाचारी बन गया और अकबर के राज्य संभालते ही जो है अकबर ने उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाने की कोशिश की। 1560 में अकबर के ने जैसे ही शासन की बागडोर स्वतंत्र रूप से संभाली तो बैराम खां को राज्य सत्ता छोड़कर मक्का जाने का परामर्श दिया गया अकबर के द्वारा। अकबर ने बैराम खां के मक्का जाने तथा ठहरने एवं खर्च का प्रबंध कर दिया था। बैराम खां ने सम्राट के आदेश को प्रसन्नता से स्वीकार भी कर लिया था। बैराम खां को इस पर कोई ऐतराज नहीं था, परंतु जब अकबर ने उसे जल्दी से जल्दी मक्का भेजने के लिए पीर मोहम्मद को बैराम खां के पास भेजा तो इससे बैराम खां बहुत क्रुद्ध हो गया और उसने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जालंधर के स्थान पर अकबर के हाथों बैराम खां बुरी तरह से पराजित हो गया, क्योंकि उसके पास इतनी सेना ही नहीं थी कि वो अकबर का मुकाबला कर सके। परंतु अकबर ने उसे क्षमा कर दिया। उसने बैराम खां को उपहार आदि देकर फिर मक्का जाने की आज्ञा दे दी। बैराम खां के भाग्य में इस पवित्र नगर के शायद दर्शन नहीं लिखे थे। मार्ग में ही पट्टन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक एक पठान ने बैराम खां का वध कर दिया। इस प्रकार एक महान सेनापति और स्वामी भक्त व्यक्ति का करुणाजनक अंत हो गया। बैराम खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शाही देखरेख में बड़ा हुआ और उसकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। आगे चलकर वह मुगल दरबार का प्रसिद्ध दरबारी कवि अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से विख्यात हुआ था। और इसी के साथ हमारा जो आज का ये अध्ययन है यहाँ समाप्त होता है।